तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको याद होगा कि एक सबमरीन जो थी टाइटन जहाज के मलबे को देखने गई थी और वहां से विलुप्त हो जाती है। अब ये सबमरीन जो थी ये मिनी बस की साइज की, टोटल 5 लोग सवार थे और इस सबमरीन का जो किराया था वो 2 करोड़ से ऊपर का था। तो जाहिर सी बात है कि जो 2 करोड़ का किराया दे रहा होगा तो उसकी संपत्ति जो होगी वो अरबों खरबों में होगी। तो टोटल 5 अरबपति इसमें सवार थे। इसमें से 2 पिता पुत्र थे पाकिस्तान के। अब जैसे ये लोग सबमरीन पे बैठते हैं, बैठने के बाद वहाँ से निकलते हैं यानी गोता लगाते हैं, तो थोड़े ही टाइम में लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही इस सबमरीन का ऊपर बैठे जो लोग थे उनसे कनेक्शन टूट जाता है। अब सबमरीन का कनेक्शन टूटना मतलब साफ है कि या तो सबमरीन कहीं विलुप्त हो गई है, मतलब गायब हो गई है, समुद्र के बीच खो गई है, या तो किसी हादसे की शिकार हो गई है और या फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। तो तीनों ही केस में जो अंदर बैठे लोग थे उनकी जान को खतरा था। इसलिए फ़ौरन अब इस सबमरीन को खोजने का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाता है। अब इसको खोजने में कुछ लोग जाते हैं लेकिन फिर मिलता नहीं। चूँकि इस सबमरीन जिसका नाम था टाइटन, इसको खोजने में जो मेन दिक्कत थी वो थी विजिबिलिटी की। अब गहरा समुद्र था और कुछ मीटर से ज़्यादा तो सूर्य का प्रकाश जाता नहीं। अब जो टाइटैनिक है वो लोगों को पता है कि इसी जगह पे इतनी एप्टीट्यूड इतनी लैंगिट्यूड पे ये है, तो सबमरीन उसी चीज़ को फिक्स करके वहाँ पे चली जाती थी। बाकी जो लाइट्स वगैरह लगी थी उससे दिखा देती थी लोगों को। लेकिन घने अंधेरे में, घने उस समुद्र में अब कोई चीज़ खोई है और हाथ को हाथ दिख नहीं रहा, तो फिर आप खोजेंगे कैसे। बहरहाल खोजबीन शुरू हुई, कुछ आदमी गए, कुछ इधर उधर की और मशक्क़त की गई, लेकिन जब नहीं मिला तो फिर अंत में एक कैनेडियन जहाज़ जिसको एक रोबोट चला रहा था, यानी अगर कोई हादसा हो तो कोई जान का नुकसान ना हो, बस जहाज़ जाए, इसलिए कैनेडियन जहाज़ जिसको एक रोबोट ऑपरेट कर रहा था, उस जहाज़ को जब भेजा जाता है खोजने के लिए, तो फिर जहाँ पे टाइटन का मलबा था यानी टाइटैनिक जहाज़ का, उससे लगभग 16,000 फीट नीचे, 16,000 और गहरी जाइए तो उतनी गहराई में इस सबमरीन का मलबा मिलता है। अब सबमरीन का मलबा मिलने का मतलब साफ है कि सबमरीन और उसके अंदर जो लोग थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि अभी तक किसी की लाश तो नहीं मिली है, लेकिन उतनी गहराई में सबमरीन के होने का साफ मतलब है कि अंदर जो 5 लोग थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। जो इस सबमरीन कंपनी की जो कंपनी थी ओशन गेट, उसने बाकायदा खुद इस बात की पुष्टि की है, साथ ही उन लोगों को श्रद्धांजलि भी दी है। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट थी, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी वास्तव में एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा ही बुरा होता है और ये कलयुग का दस्तूर है। दरअसल इसी साल 2023 के लगभग 1-2 महीने से एक शख्स था जिसका नाम था आलोक कुमार मौर्य। बेसिकली ये रहने वाला था बरेली का, लेकिन फ़िलहाल अभी ये प्रयागराज और प्रतापगढ़ में है। ये अलग अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा था। कभी थाने जाता, कभी डीएम साहब के पास जाता, कभी कमिश्नर साहब के पास जाता, कभी आईजी, डीआईजी, मतलब तमाम जो चीज़ें आप सोच सकते हैं, जो आले से आले मुकाम को आप सोच सकते हैं, हर उस जगह पे जो आलोक कुमार मौर्य था ये जा रहा था। हर उस जगह पे ये मदद की गुहार लगा रहा था। जब कहीं से भी इसको कहीं ये उम्मीद की किरण नहीं दिखी तो फिर फाइनली इसने मीडिया का सहारा लिया। अब मीडिया वालों को ये बुलाता है, बुलाने के बाद फिर अपनी बात बताता है और बात बताने के दौरान जो कुछ चीज़ें इसने बताई उसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं आप हैरान भी हो जाएंगे, आप परेशान भी हो जाएंगे कि आजकल के टाइम में हो क्या रहा। दरअसल जो आलोक कुमार मौर्य है वो बताता है कि वो यूपी के बरेली का रहने वाला है। यूपी के बरेली का रहने वाला आलोक एकदम मिडिल क्लास, न ज़्यादा पैसे न ज़्यादा सुविधाएं, घर में और भाई बहन थे। इसके माँ बाप की एक ही उम्मीद थी कि जो आलोक है वो कुछ बन जाए, बनने के बाद इसकी शादी हो जाए, एक अच्छी बहू आए। आलोक भी अपने माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। जो कुछ उससे बनता है वो सारी चीज़ें वो करता है, जी तोड़ मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद किस्मत भी इसकी थोड़ी बहुत साथ देती है। और जो पंचायत राज विभाग होता है इसमें 4th क्लास की इसकी नौकरी लग जाती है। अब पंचायत राज विभाग में एक नौकरी लगना, वो भी सरकारी नौकरी,
और सरकारी नौकरी वो भी साल 2009 में। तो आप सोच के देखिए कि साल 2009 की तो बात छोड़िए, आज भी सरकारी नौकरी का कितना महत्व है। तो जब इसकी नौकरी लगती है तो लगने के बाद अब परिवार वाले एकदम खुश, चारों तरफ मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, धूमधाम से इसका स्वागत होता है। उसके बाद अब घर वालों को लगता है कि अब घर की स्थिति भी बदल जाएगी। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन परिवार वालों का एक और सपना था कि एक अच्छी सी बहू आए, उस अच्छी सी बहू से इसकी शादी हो जाए, शादी होने के बाद फिर घर में बाल गोपाल हों, सारे लोग खुशी खुशी रहें। इसी सिलसिले में अब परिवार वाले ये जो आलोक कुमार मौर्य था इसका रिश्ता देखने लगते हैं। रिश्ता देखते हैं, अलग अलग लड़कियों से बातचीत होती है, अलग अलग जगहों पे इसका रिश्ता जाता है। अब लड़का अब सरकारी नौकरी था तो अपने आप में एक एटीट्यूड भी आ जाता है। अब तमाम जगहों पे रिश्ता देखने के बाद फिर अंत में एक लड़की जिसका नाम था ज्योति, ज्योति से फिर बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद जो आलोक कुमार साहब थे उनको भी ये लड़की काफ़ी पसंद आती है। ज्योति के भी परिवार वाले काफ़ी खुश थे कि एक सरकारी नौकर मिल रहा है, अच्छा खासा नाम है, अच्छा खासा रुतबा है। फिर क्या था, साल 2010 में जो आलोक कुमार मौर्य थे और जो ज्योति थी इनकी शादी हो जाती है। अब शादी होती है, शादी होने के बाद बहू घर पे आती है। आने के बाद अब सारी चीज़ें अपने घर की जिम्मेदारी को उठाती है। पति भी खुश था, पत्नी भी खुश थी, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन इसी बीच जो ज्योति थी वो कहती है अपने पति से कि आप नौकरी करते हैं, मैं घर पे बैठी रहती हूँ, मेरा वक्त भी नहीं गुजरता। तो अगर ऐसा हो जाता कि मेरी भी कहीं नौकरी लग जाती या फिर मैं कुछ पढ़ लिख के बन जाती तो शायद घर की स्थिति और बदल जाती, मैं भी कुछ अपने नाम पे कर लेती, अपने दम पे कर लेती। अब जैसे ही ज्योति ये बात सुनती है तो ज्योति जब ये बात बोलती है तो जो उसका पति था आलोक कुमार मौर्य, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं कि पहले तो मैं कुछ बना, अब मेरी बीबी इस तरह से जज्बा रख रही है कि मैं कुछ बन जाऊं। अब उसके बाद फिर कहता है कि क्या बनना चाहती हो। इसके बाद ज्योति कहती है कि मुझे एक तरह से यूपीएससी वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, हो सकता है किस्मत साथ दे जाए और मैं कुछ आईएएस वगैरह बन जाऊं। आईएएस ना सही तो कुछ छोटे मोटे अधिकारी ही अगर बन जाती हूँ तब भी मेरा नाम होगा, आप भी कमाओगे, मैं भी कमाऊंगी, दोनों लोग कमाएंगे, बच्चों का जो लालन पालन होगा वो भी अच्छा हो जाएगा, घर में भी खुशी आएगी। अब जैसे ही पति ये बात सुनता है तो पति एकदम खुश, फिर कहता है कि चलो पढ़ो, तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो, मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। परिवार वाले भी कहते हैं कि हाँ पढ़ो, क्या दिक्कत है, घर के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे लोग अभी स्वस्थ हैं, सारे लोग काम कर लेंगे, बस तुम पढ़ लिख लो और पढ़ लिख के कुछ बन जाओ। इस पे जो ज्योति थी वो कहती है कि यहाँ से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कहीं जाती हूँ, जाने के बाद कुछ ट्यूशन वगैरह करती हूँ, ट्यूशन वगैरह करूँगी तो हो सकता है कि जल्दी सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद पति जो है उसको लेके आ जाता है प्रयागराज, यानी तब इलाहाबाद। अब इलाहाबाद आता है, आने के बाद अब अलग अलग जगहों पे कोचिंग खोजी जाती है और फाइनली एक कोचिंग जो है वो फाइनल की जाती है, द काउंसिल कंट्री। द काउंसिल कंट्री नाम की कोचिंग थी। उसके बाद ज्योति कहती है कि मुझे इसी में पढ़ना है। पति कहता है कि ठीक है। फिर जाता है फीस पता करने, तो पता चलता है कि जो फीस थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब पत्नी की इच्छा थी, पत्नी का दिल भी नहीं तोड़ सकता था, खुद भी उम्मीद थी कि पत्नी कुछ कर लेगी, आगे बढ़ जाएगी। इसीलिए जो आलोक था अपने पिता से मदद लेता है, अपने भाइयों से मदद लेता है, अपने आला दर्जे के अफसर चाहे वो डीपीआरओ हों चाहे और लोग हों उनसे भी मदद मांगता है। जैसे तैसे पैसे इकट्ठा करता है, इकट्ठे करने के बाद फिर भेजता है अपनी वाइफ को कोचिंग। अब साल 2011 से ही जो ज्योति थी वो कोचिंग की तैयारी करती है, कोचिंग में लगातार वो पढ़ाई कर रही। इधर जो ये था आलोक कुमार मौर्य वो अपने काम में बिजी। एक उम्मीद थी कि जो पत्नी है वो कुछ कर ले जाएगी तो हम लोगों का नाम रोशन हो जाएगा, सारी मेहनत सफल हो जाएगी। इधर पत्नी को पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा कर्ज भी हो चुका था, तो जी तोड़ मेहनत भी कर रहा था कि जैसे तैसे करके वो कर्ज चुकाए। साथ ही एक उम्मीद भी ज़्यादा थी कि पत्नी अगर बन जाती है तो ठीक था। साल दर साल बीतते रहे। साल 2011 से वो कोचिंग करने गई थी। साल 2015 में अचानक से जो किस्मत थी वो पलट जाती है। किस्मत पलटती है और जो एग्ज़ाम था लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम था उसको ये ज्योति देती है। और अगर महिलाओं की बात करें, यानी जितनी महिलाएं इस एग्ज़ाम में बैठी थी उन महिलाओं में इसकी 3rd रैंक आई थी। और अगर ओवरऑल रैंक की बात करें तो 16वीं रैंक इसकी पूरे हिंदुस्तान में आई थी। अब इतनी अच्छी खासी रैंक आई, अच्छा खासा
अब एक पद मिलने वाला है। परिवार में एकदम खुशियों का ठिकाना नहीं, चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, फूल हार के साथ इसका स्वागत हो रहा है। अब ज्योति एक एसडीएम बन के अपने घर पे आती। घर पे आने के बाद पति भी खुश, सास ससुर भी खुश, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी। अब सबको लगा कि घर एकदम अब सही जाने लगेगा। इसी बीच जो ज्योति है वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। ज्योति प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। अब इधर एसडीएम का बनना, उधर 2 जुड़वा बेटी। जो आलोक कुमार मौर्य था एकदम खुश। बेटियों का नाम भी रख देता है हंसी और खुशी, यानी इन बेटियों के आने से पहले से लेके अभी तक घर में हंसी खुशी का माहौल है, तो बेटियों का नाम जो होगा वो होगा हंसी खुशी। अब बेटियों का नाम रख दिया जाता है। उसके बाद फिर अब बेटी की लालन पालन में दोनों पति पत्नी जुटते हैं। इसके बाद जो ज्योति थी उसकी तैनाती भी हो जाती है। कभी बरेली में होती है, कभी गाज़ियाबाद में होती है, कभी कहीं और, कभी कहीं और। अलग अलग जगहों पे इसकी पोस्टिंग। और इधर जो आलोक कुमार मौर्य था इसकी पोस्टिंग प्रतापगढ़ में। अब जो ज्योति थी अलग अलग जगहों पे घूम घूम के नौकरी कर रही है, और इधर जो आलोक कुमार मौर्य है एक ही जगह पे स्टे है। साल दर साल बीतते रहे, धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। साल 2020 में अब तक सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। पति पत्नी में काफ़ी प्यार था, सुखी दाम्पत्य जीवन था। लेकिन जैसे ही साल 2020 आता है, साल 2020 में ये जो आलोक था और जो ज्योति थी ये दोनों एक बार मिलते हैं। मतलब छुट्टी थी तो दोनों अपने अपने घर पे आए थे। आने के बाद दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद अब दोनों पति पत्नी साथ में थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं। इसके बाद किसी काम से जो ज्योति है थोड़ा सा बाहर जाती है, और संयोग से उस दिन जो ज्योति है अपने फ़ोन को घर पे छोड़ जाती है। अब ज्योति का फ़ोन घर पे, और बार बार उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ रहा। तो थोड़े टाइम तक तो जो आलोक था वो इग्नोर करता है। लेकिन जब काफ़ी टाइम तक लगातार टन 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 की आवाज़, तो फिर आलोक को लगा कि कौन सा मैसेज है, कहीं कोई इमरजेंसी नहीं है या फिर कोई और बात, तो मैं जाके ये मोबाइल उस तक पहुंचा दूं। बस यही सारी चीज़ें चेक करने के लिए जो आलोक था वो ज्योति की मोबाइल को ओपन कर देता है। अब ज्योति की मोबाइल को ओपन करता है तो देखता है कि ये सारे नोटिफिकेशन तो मैसेंजर के हैं, यानी जो फेसबुक का मैसेंजर है। इसके बाद उसको ओपन करता है। तो जैसे ही ओपन करता है तो जो कुछ वो देखता है, उसे देखने के बाद तो आलोक के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल इस मैसेज में एक शख्स था जिसका नाम था मनीष दुबे, और उसकी वाइफ से यानी ज्योति से वो इस कदर बात कर रहा था कि मानो जो ज्योति है वो तो मनीष की वाइफ है, और यहाँ पे थर्ड पर्सन जो आलोक हो गया। अब अपनी पत्नी का इस तरह से किसी से बात करना और सामने से इस तरह का मैसेज देखना, अब आलोक को काटो तो मानो खून नहीं, क्या करे। अब मनीष के सारे चैट को देखता है। देखने के बाद उसको स्क्रीनशॉट करता है, अपने फ़ोन में लेता है। लेने के बाद अब इंतज़ार करता है कि ज्योति आए तो ये पूछे। इसके बाद ज्योति आती है। ज्योति से ये पूछता है। ज्योति कौन कहे कि सही से जवाब दे। ज्योति एकदम झुंझुला के एकदम इनकार कर देती है। कहती कि पहली बात तो आपको मेरा फ़ोन छूना नहीं चाहिए था, और दूसरा मैं आपकी तरह 4th क्लास की अफसर नहीं हूँ। अच्छे अच्छे लोगों से बात करनी होती है, अच्छे तरीके से बात करनी होती है। आप अभी छोटे अधिकारी हैं, आप नहीं जानते। अब जैसे ही ये बात ज्योति बोलती है तो पति को भी लगा कि हो सकता है भैया मैं छोटा अधिकारी हूँ, बड़े लोगों में ये होता हो। पति जो बेचारा इग्नोर कर देता है। अब पति इग्नोर करता है। इग्नोर करने के बाद दोनों अपने अपनी जगहों पे चले जाते हैं। लेकिन मन में जो शक था वो अब घर कर चुका था। अब अक्सर जो आलोक था वो ज्योति के फ़ोन को चेक करने लगता, उसके ऊपर नज़र रखता, बार बार जांच पड़ताल करता। और पूरी जांच पड़ताल में, पूरी छानबीन में क्लियर पता चल जाता है कि जो मनीष है उसका ज्योति के साथ अवैध संबंध है। अब जैसे ही ये बात पता चलता है तो पता चलने के बाद फिर ज्योति से पूछता है। ज्योति इस बार इसको डांट देती है, कहती है कि तुम्हें जो लगता है लगे, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब लगातार इन दोनों के बीच झगड़ा होता रहा। लगातार इन दोनों का जो अवैध संबंध है वो भी आगे बढ़ता रहा। और इसी बीच छानबीन के दौरान जब आलोक जो था बाकायदा चेक कर रहा था कि क्या है क्या नहीं है घर की एक चीज़ों को, तो एक डायरी इसके हाथ लगती है। और जैसे ही डायरी वो खोलता है तो खोलने के बाद डायरी जो कुछ दिखाती है उसे देखने के बाद ये और हैरान हो जाता है। दरअसल डायरी में क्लियर लिखा था कि फला डेट को फला लोग से या फिर फला टीम से, फला कंपनी से इतना घूस मैंने लिया, इसमें से इतने पैसे इस अधिकारी को गए हैं, इतने पैसे इस थानेदार को गए हैं। यानी पूरे एसडीएम कार्यकाल का जो कच्चा चिट्ठा था, यानी पूरे घूस से लेके सारी चीज़ों का, वो उस डायरी में कैद था। इधर पहले पत्नी के अवैध संबंध का पता चलना, इधर इस डायरी का मिलना जिसमें पत्नी पूरी तरह घूसखोर हो चुकी थी। तो फिर अब क्या करे। अंत में अब इसको कुछ समझ नहीं आता, अब क्या करे।
इधर पत्नी से बात करता है तो पत्नी डांटती है, पत्नी को ये फॉलो करता है। तो एक दिन ये देखता है कि इसकी पत्नी जो है, अब तक इसे डाउट ही था, लेकिन एक दिन ये रंगे हाथ 22 दिसंबर साल 2022 को ही अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लेता है। रंगे हाथ पकड़ता है। पकड़ने के बाद देखता है कि उसका बॉयफ्रेंड यानी मनीष दुबे और वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। अब जैसे ही ये चीज़ ये देखता है तो उसके बाद ये कहता है कि ये क्या है। अब इस पे ज्योति और मनीष इसको डराते धमकाते भी हैं, कहते हैं कि अब तुम्हारे साथ हमें नहीं रहना, ये तुमसे तलाक चाहती है। इसी बीच मनीष की जो वाइफ है वो भी इससे कांटेक्ट करती, कहती है कि भैया आपका भी परिवार बर्बाद हो रहा, मेरा भी हो रहा, कुछ कीजिए, परिवार बचा लीजिए। अब ये बेचारा इस तरह से फंसता है इस चक्कर में कि जिस वाइफ को इसने पढ़ा लिखा के इतना आगे बढ़ाया, आज वो अपने अवैध संबंध में इस तरह से खो गई है कि अपने पति अपने बच्चों को तो वो छोड़िए, दूसरे का भी परिवार बर्बाद कर रही। लगातार ये मान मनौवल करता है, लगातार सामने से इसको धमकी मिलती है, लगातार ये दोनों लोग कहते हैं, जो एसडीएम साहिबा थी और वो जो मनीष दुबे था, जो जिला कमांडेंट होमगार्ड था गाजियाबाद का, ये दोनों लोग लगातार धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, तुमको जान से मरवा दूंगी। अब ये तमाम तरह की जब धमकियाँ इसको मिलने लगी तो ये भी अब थक हार कर चला जाता है थाने। थाने जाने के बाद बाकायदा जो डायरी मिली थी उसको दिखाता है और कहता है कि मेरी वाइफ घूसखोर है। लेकिन अब एक एसडीएम के खिलाफ कौन भैया एक्शन ले। इसके बाद जब थाने से कुछ नहीं होता तो ये चला जाता है, ये जाता है 25 अप्रैल को थाने जाने के बाद फिर ये 25 तारीख को ये चौकी जाता है। चौकी से भी, कोतवाली से भी जब कोई मदद नहीं मिलती तो फिर 27 तारीख को कमिश्नर साहब को एक लेटर लिखता है। अब कमिश्नर साहब को लेटर इस उम्मीद में लिखता है कि वहाँ से कुछ होगा, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ, चूँकि सिस्टम के अंदर की बात थी। इसके बाद ये डीएम साहब के पास जाता है, डीएम साहब को भी बताता है कि देखिए कैसे क्या चीज़ें हो रही। डीएम साहब भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इसके बाद ये चला जाता है डीजीपी के पास, जो डीजी होम जनरल थे उनके पास जाने के बाद भी मदद मांगता है और वहाँ से संज्ञान थोड़ा बहुत लिया जाता है। लेकिन वहाँ से भी कुछ हिसाब से काम जब नहीं हुआ तो फिर चला जाता है डीजी मौर्या, जो डीजी होमगार्ड का जो औरत था उसके डीजी थे। वहाँ पे जाने के बाद जब उनसे कंप्लेन होती है तब जाके ये कुछ एक्शन लेते हैं। लेने के बाद मामले पे जांच बैठाई जाती है और जांच बैठाने के बाद जैसी जो ज्योति थी और जो उसका बॉयफ्रेंड था उसको पता चलता है कि जांच बैठ चुकी है, तो अब ये दोनों लोग इसको धमकी देने लगते हैं। कहते हैं कि अगर कंप्लेन वापस नहीं ली तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। क्योंकि इस मामले में ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेले शामिल हूँ, इस मामले में बहुत सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे दर्जे के ऑफिसर हैं, तो सबको आप नहीं फंसा सकते, सारे लोग मिलकर आपको ही फंसा देंगे। फिर क्या था, अब ये इधर उधर मारा बेचारा फिर रहा। इसके बारे में जब ज्योति से मीडिया वालों ने पूछताछ की तो ज्योति ने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद आपको हंसी भी आएगी। दरअसल ज्योति आरोप लगा रही है कि सारी बातें फेक है। शादी के 13 साल बाद यानी जब आप कुछ नहीं थे तो आपको एक शख्स मिला जिसने आपका हाथ थामा, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको इस काबिल बनाया। उसके ऊपर ज्योति जी इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो अब दहेज मांग रहा है और हम दहेज नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से वो हमको प्रताड़ित कर रहा है। तो अब सोच के देखिए कि एक आदमी जिसने अपनी वाइफ को पढ़ाया लिखाया, क्या कुछ बनाया, आज वो एक अवैध संबंध में फंस चुकी है या फिर अवैध संबंध में डूब चुकी है, अपना भी घर तबाह कर रही है और अपने ही पति की जान और उसकी नौकरी की दुश्मन बन चुकी है। तो इस कहानी को आप थोड़ा सा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सारे लोगों तक बात जाए और इस शख्स को न्याय मिले। नहीं तो ये मामला जो है चूँकि पुलिस महकमे का है तो शायद दबा ही दिया जाएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और कहानी मैंने पता नहीं किस तरीके से सुनाई आपको, चूँकि तबीयत ख़राब थी। और कमाल देखिए कि जो मैंने नाम वगैरह भी नोट किए थे वो भी पता नहीं कहाँ रख दिया। तो कल का मेरा जो सवाल था उसका जवाब दे देता हूँ। कल का मेरा सवाल था कि जो कबड्डी खेल है ये कहाँ से शुरू हुआ था। मैंने 4 ऑप्शन भी दिए थे, अमेरिका, इंग्लैंड और भारत पाकिस्तान। तो दरअसल जो कबड्डी खेल है इसका जो शुरुआत है वो भारत से हुआ। भारत में आदिकाल से ही कबड्डी खेली जा रही है। चूँकि आप महाभारत, श्री कृष्ण लीला, ये सारी चीज़ें देखें तो उसमें भी कबड्डी का जिक्र है। तो कबड्डी की शुरुआत भारत में होती है। तो जिन भी लोगों ने सही जवाब दिया उन तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। दरअसल क्या हुआ था कि मेरी पीठ पे कुछ चोट लग गई थी। एक लोहा था, उसने पीठ पे ऐसे कट मार दिया, थोड़ा लंबा था। तो लोहा था तो मुझे टिटबैग का इंजेक्शन भी लगवाना पड़ा और फिर इस पीठ में दर्द और उधर फिर इंजेक्शन लगना, तो फीवर हो गया और बैठा भी नहीं जा रहा चूँकि टेक लिया हूँ और दर्द ज़्यादा है पीठ में, और शर्ट भी उस पर रगड़ रही है तो कुछ दिक्कत है।
तो हो सकता है कि कहानी में थोड़ी बहुत आपको कमी लगी हो। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं आज का सवाल भी पूछ लेते हैं। और आज का सवाल है मेरा कि भारत की सबसे धनी पार्टी कौन सी है? तमाम तरह की पार्टियां हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल और पता नहीं क्या क्या। तो सबसे धनी पार्टी कौन सी है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं पता तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।